हेलो क्लास। हम लोग बात कर रहे थे कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद में ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है, कौन कौन से कंपोजिशन इसमें बताए गए हैं आयुर्वेद में, जिनसे मिलके ये हमारा शरीर बना है। हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा था पंच महाभूतों के माध्यम से मिलके पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। पंच महाभूत कौन कौन से बताए गए थे? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन्हीं से मिलके बना है त्रिदोष, जिनको वात, पित्त, कफ कहते हैं। हम लोगों ने देखा था कि आकाश और वायु मिलके वात बना था, अग्नि और जल मिलके पित्त, जल और पृथ्वी मिलके कफ का निर्माण हुआ था। तो उन्हीं वात, पित्त, कफ को हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने ये त्रिदोष में हम लोग वात पढ़ लिया था। पित्त, पित्त से पढ़ेंगे हम लोग। पित्ता इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद अग्नि एंड जल। पित्त किससे मिला हुआ है? पित्त मुख्य रूप से अग्नि और जल से जुड़ा हुआ है। अग्नि और जल से मिलके बना है पित्त। इट गवर्न्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म। यह बदलाव और चयापचय को नियंत्रित करता है। ये हमारे शरीर की चयापचय क्रिया, यानी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, अपचय, उपचय, इस प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। और हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन सारी चीज़ों को भी ये कंट्रोल करता है। इट्स फंक्शन इंक्लूड, इसके काम शामिल हैं हमारे शरीर में क्या क्या है? डाइजेशन, ये पचाने का कार्य करता है। मेटाबॉलिज्म, ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। विजन, देखने की क्षमता को बढ़ाता है, देखने की क्षमता को मेंटेन रखता है, बना के रखता है दृष्टि को। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का परिवर्तन करता है, बदलाव करता है, हमारे शरीर के अकॉर्डिंग बनाता है। पित्त में बहुत सारे केमिकल भी आ जाते हैं जो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म करके हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चलाते रहते हैं। इसके बाद है फिर कफ। कफा इज मेनली एसोसिएटेड विद जल एंड पृथ्वी। कफ जो है वो मुख्य रूप से जल और पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। जल और पृथ्वी से जुड़ा हुआ है कफ। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ल्यूब्रिकेशन एंड कोहेसन। यह स्थिरता, ताकत, चिकनापन और जुड़ाव देता है। हमारे शरीर में स्टेबिलिटी, देखा होगा कफ प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वो स्थिर रहते हैं। यह कफ देखेंगे, कफ कैसा होता है? गाढ़ा होता है, उसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है। जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें मोबाइलिटी थोड़ी कम होगी, चिकनापन होगा, लुब्रिकेशन होगा, लेकिन उसमें मोबाइलिटी कम होगी, स्थिरता ज़्यादा होगी। तो ये कफ हमको स्थिरता देता है, स्ट्रेंथ, ताकत बहुत होती है, मजबूती देता है और चिकनापन देता है। और ये जोड़ने का काम करता है। जैसे कफ कैसा होता है? चिपचिपा होता है, डेंसिटी होती है, ऐसे ही ये जोड़ के रखता है, चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। इट्स फंक्शन इंक्लूड, इसके काम में शामिल है, क्या काम में क्या क्या करता है? फिजिकल स्टेबिलिटी, शारीरिक स्थिरता प्रदान करता है। स्ट्रेंथ, ताकत देता है। लुब्रिकेशन, चिकनापन देता है। और स्ट्रक्चर सपोर्ट, संरचनात्मक सहारा देता है। प्रोटेक्शन, सुरक्षा देता है। तो
सुरक्षा देता है हमारे शरीर को, ताकत प्रदान करता है और शारीरिक क्षमता, शारीरिक स्थिरता बढ़ाता है। और द बैलेंस्ड स्टेट ऑफ वात पित्त एंड कफ इज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर हेल्थ। स्वास्थ्य के लिए वात पित्त और कफ का संतुलित होना जरूरी माना जाता है। ठीक है। वात पित्त कफ ये क्या है? ये हमारे शरीर के बॉडी इनके हिसाब से हमारा शरीर चलता है, काम करता है। इनके सारे हिसाब से हमारे शरीर में एक्टिविटी होती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं, हमारी बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि इनमें कोई गड़बड़ी हो जाए, इनमें कोई इम्बैलेंसेस हो जाए, इनमें कोई एक ज़्यादा हो जाए, एक कम हो जाए, एक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, तो हमारे शरीर में तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे वात बढ़ जाए यदि हमारे शरीर में, आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि वात से 80 प्रकार की बीमारियां, पित्त से 40 प्रकार की बीमारियां और कफ से 20 प्रकार की बीमारियां होती हैं। कफ से 20 प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो वात रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, अचानक से आते हैं, जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। पित्त रोग थोड़ा धीरे धीरे समय लगता है उनको ठीक होने में, और कफ रोग को और भी समय लगता है ठीक होने में, ऐसा बताया गया है। तो इनके हिसाब से हमारे शरीर के अलग अलग फंक्शन, अलग अलग, आप शरीर मतलब व्यक्ति को देख के, उसकी एक्टिविटी को देख के बता सकते हैं कि हाँ शरीर का किस कॉन्स्टिट्यूशन का शरीर है, किस तरह का, वात है, पित्त है या कफ है। वात, पित्त या कफ किस तरह का शरीर है। जैसे कोई बहुत लंबा व्यक्ति है, जल्दी जल्दी काम करता है, जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी बोलता है, तो ये किस तरह का हो गया? पित्त से, वात प्रकृति का हो गया। लंबा व्यक्ति है, पतला व्यक्ति है, लंबे हाथ पैर हैं, जल्दी जल्दी कार्य करता है, जल्दी जल्दी बोलता है, हर बार पित्त निकल जाता है, ये वात प्रकृति का व्यक्ति हो गया। कोई व्यक्ति है जो चेहरे पे तेज है, चमक है, शरीर सामान्य है, गठीला है, शरीर सामान्य है, गठीला है और ताकतवर है। तर्क क्षमता, तार्किक क्षमता ज़्यादा है, बात काट देता है। किसी की कोई भी बात, जैसे आपस में बात करता हो तो वो अपनी बात रखने का प्रयास करता है, दूसरे की बात काटने का प्रयास करता है। ये किसका गुण है? पित्त का गुण है। कफ वाले बिल्कुल स्टेबिलिटी होती है, बहुत स्थिरता। किसी भी कार्य को बहुत धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, धीरे धीरे सारी एक्टिविटी चलेंगे, धीरे धीरे खाना खाएंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे मतलब सारे जो भी काम है उनके, वो सब धीरे, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम करेंगे। ये कौन सी प्रकृति आ गई? यहाँ पर कफ प्रकृति आ गई। ये सारी चीज़ें देख के भी हम वात पित्त कफ को पहचान सकते हैं। हमारे शरीर में किसी एक सिर्फ एक प्रधान होता है, मतलब होते हैं हमारे शरीर में तीनों हैं, वात पित्त कफ, बट कोई एक शरीर, हमारे शरीर में कोई एक चीज़ ज़्यादा होती है, चाहे वात से हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ, उसी से हमारे शरीर की पहचान होती है। ठीक है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? हमारा शरीर वात पित्त और कफ से भी मिलके बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आगे और क्या कहता है आयुर्वेद? आयुर्वेद कहता है, बात करता है सप्त धातु की, 7 टिश्यू, सप्त धातु। Ayurveda describes 7 dhatus of fundamental tissue system which nourish the maintain the body। आयुर्वेद में 7 धातुओं या शरीर के मुख्य टिश्यू सिस्टम के बारे में बताया गया है। हमारे शरीर में मुख्य 7 धातुएं होती हैं। इस सप्त धातुएं कौन कौन सी होती हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और 8वीं धातु जो होती है वो ओज होती है, ओज जिसको बोलते हैं। मेन 7 ही होती है, 8वीं धातु जो है नहीं लिखी होती है, ज़्यादातर 7 ही धातुएं देखने को मिलती हैं।
तो इसीलिए सप्त धातु कहते हैं। तो आयुर्वेद क्या कहता है, हमारे शरीर कितने धातुओं से मिलकर बना है? सप्त धातु। ये सप्त धातु कौन कौन सी हो गई? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये हमारे शरीर में मिल के काम करते हैं और ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। ये हमारे शरीर की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रस। कौन सी धातु है? सबसे पहले रस। रस इज एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिटिव एंड सर्कुलेटिंग फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। रस क्या है? रस का संबंध हमारे शरीर से, शरीर के पोषक तत्व और संचार करने वाले तरल पदार्थ से है। रस हमारे शरीर के जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम भोजन लेते हैं, वो सबसे पहले क्या होता है? उसका कैटाबॉलिज्म होता है, यानी वह टुकड़ों में टूटता है हमारा शरीर। स्टमक उसको क्या करता है? मथता है, उसको अलग अलग पार्टिकल में डिवाइड करता है, लिक्विड बनाने का काम करता है। फिर ये इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में और उस पर काम होता है, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये अपने जूस के माध्यम से, केमिकल्स के माध्यम से उसको और पतला बनाते हैं। उस पतले में से शरीर क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब करता है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे शरीर के पोषक तत्व होते हैं, हमारे शरीर के लिए एसेंशियल आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उनको शरीर एब्जॉर्ब करता है। शरीर एब्जॉर्ब करता है और उसको आगे बढ़ा देता है। तो ये शरीर को रस है, लिक्विड है, तो हमारे पाचन तंत्र पाचन भी दे रहा है और हमारे शरीर में सर्कुलेटिंग का भी काम करता है। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द टिश्यू। यह हमारे टिश्यू को क्या करता है? नरिश करता है। ये हमारे शरीर को नरिश करता है, यानी पोषण देने का काम करता है। 7 धातुओं में जो आपकी रस धातु हमारे शरीर को पोषण देने का काम करती है। रस सप्त धातुओं में पहली धातु है। भोजन के पाचन के बाद प्राप्त पोषक तत्व, पोषक अंश से रस धातु का निर्माण होता है। इसके कार्य क्या क्या है? ये हमारे शरीर को पोषण देता है, हमारे पूरे शरीर को पोषण देता है। शरीर में पोषक तत्वों का वितरण करता है। जहाँ जहाँ जिस ऑर्गन को जो जो पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको पहचानने का कार्य करता है, उसको पहुँचाने का कार्य करता है। शरीर में तृप्ति और नमी बनाए रखता है। शरीर में संतुष्टि, मतलब ये जैसे हमने खा लिया है, तृप्ति संतुष्टि लगभग सेम है। तृप्ति और मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, नमी बनाए रखता है, क्योंकि रस है, लिक्विड है, नमी बनी रहती है। और सारी धातुएं इसी के माध्यम से बनती हैं। जो और भी रस के बाद रक्त, मांस, अस्थि, मेद, मज्जा, शुक्र, ओज, ये सब किससे बनेगा? ये सब इसी सप्त धातु से ही, सप्त धातु की जो पहली धातु है रस, इसी से सारे तत्वों का निर्माण होगा, सारी धातुओं का निर्माण होगा। तो ये मेन धातु है आपकी, ये मुख्य धातु है। कौन? रस। आधुनिक दृष्टि से इस शरीर के पोषक द्रव और परिसंचारी पोषणात्मक घटकों से आंशिक रूप से तुलना की जा सकती है। हालांकि इस रस धातु का आयुर्वेदिक अर्थ आधुनिक रक्त या प्लाज्मा के समान बिल्कुल नहीं है। मतलब हम समझने के लिए कह सकते हैं कि ये हमारा ब्लड है और प्लाज्मा है, लेकिन आयुर्वेद जो है वो अलग दृष्टिकोण से बताता है और मॉडर्न साइंस इसको अलग बताता है। जोड़ के समझ सकते हैं, लेकिन
ये अलग अलग है। अगर रस ना बने हमारे शरीर में, यदि रस ना बने, खाना अच्छे से ना पचे, तब क्या होगा? तब हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, शरीर में शुष्कता आ जाएगी, रूखापन आ जाएगा, थकान थकान लगेगी और किसी भी कार्य में अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, यानी रुचि खत्म हो जाएगी, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो यह रस हो गया। रस के बाद फिर कौन सा है अगला? रक्त। अगली धातु है रक्त। रक्त इज एसोसिएटेड मेनली विद ब्लड। रक्त का संबंध मुख्य रूप से खून से है, यानी हमारे ब्लड से है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नरिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइटैलिटी। यह पोषण और जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह पोषण और जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए जरूरी है। कौन? रक्त। रक्त ये दूसरी धातु है। जब रस शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, यही रस, यही न्यूट्रिएंट्स किस में जाके मिलते हैं? ये जाके मिलते हैं हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में मिल जाते हैं, रक्त के जैसे बन जाते हैं और स्प्लीन के माध्यम से, लीवर के माध्यम से ब्लड में परिवर्तित हो जाता है रस। रक्त धातु को जीवन और शरीर के पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि रस है, रस रक्त में ना बदले और रक्त ही हर टिश्यू तक, हर सेल तक जाता है, पूरे शरीर में यही सर्कुलेट होता रहता है, इसी में सारे न्यूट्रिएंट्स, जो भी शरीर को पोषक तत्व चाहिए, सारे इसी में होते हैं। इसी में वेस्ट मटेरियल शरीर में टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसी के माध्यम से बाहर निकलते रहते हैं, किडनी तक जाते हैं और किडनी उनको बाहर निकालने का कार्य करती है। तो यह हमारे शरीर के मुख्य तत्वों में से, मुख्य धातु में से एक है। कौन? रक्त धातु, जो दूसरे नंबर की धातु है। आयुर्वेद में इसका संबंध विशेष रूप से जीवन शक्ति और वर्ण से बताया गया है। वर्ण मीन्स कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सफ़ेद है, मतलब जैसे जिसका तमाम तरह के रंग देखे होंगे, इसके लिए भी जिम्मेदार होता है रक्त। शरीर के अंगों को पोषण देता है। ये क्या करता है? इसी के माध्यम से, रक्त के ही माध्यम से हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है। इवन जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसी के माध्यम से पहुंचते हैं पूरे शरीर के सेल में। तो पोषक अंगों का पोषण करता है, शरीर में जीवन शक्ति बनाए रखता है। ब्लड यदि कम हो जाए तब व्यक्ति का चेहरे का तेज खत्म हो जाता है, व्यक्ति के चेहरे का तेज खत्म हो जाता है, व्यक्ति मुरझा जाता है, व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, और भी तमाम तरह की पीलिया रोग हो जाता है, जिसको पांडु रोग भी कहते हैं। त्वचा के सामान्य वर्ण में सहायता, जैसे स्किन का जो भी कलर रहता है उसको बनाए रखने में, मेंटेनेंस करने में सहायक रहता है ब्लड। शरीर के विभिन्न भागों तक पोषण पहुंचाना, शरीर के जो भी अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग भाग हैं, जो भी अलग अलग सेल हैं, टो से लेके, बिग टो से, जो भी टो से लेके हेड तक पूरे शरीर को नरिश करने का काम ब्लड करता है। आधुनिक दृष्टि से रक्त ब्लड से इसकी तुलना की जाती है, लेकिन दोनों की अवधारणाएं पूरी तरह से समान नहीं हैं। आधुनिक साइंस अलग बताती है, आयुर्वेद अलग बताता है। क्षीणता से क्या होगा? अगर ये कम पड़ जाए हमारे शरीर में, यदि ब्लड कम हो जाए तब क्या होगा? पांडु रोग हो जाएगा, यानी पीलिया हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी,
चक्कर आएगी और थकान थकान महसूस होगा, शरीर थका थका सा महसूस होगा। तीसरा है मांस। तीसरी धातु कौन सी है? मांस धातु। मांस धातु। मांस रिप्रेजेंट्स मसल्स टिश्यू। मांस का मतलब है मांसपेशियों का ऊतक, मसल टिश्यू। मांसपेशी क्या है? ये हमारी मसल्स टिश्यू होते हैं हमारे शरीर के। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेट्स मूवमेंट। ये शरीर को सहारा देते हैं और सुरक्षा देते हैं और हिलने डुलने में मदद करते हैं। जैसे हम जो चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं और जो भी काम करते हैं, ये किसकी वजह से कर पाते हैं? ये मांस की वजह से कर पाते हैं, मांस की वजह से। ये तीसरी धातु है। ये ब्लड के बाद हमारे मांस का निर्माण होता है। रक्त के बाद हमारे शरीर में मांस का निर्माण होगा। जितना ज़्यादा रक्त बनेगा उतना अच्छा मांस होगा, जितना अच्छा रक्त होगा। मांस धातु शरीर की मांसपेशियों और संरचनात्मक शक्ति से संबंधित है। यानी शरीर की संरचना, शरीर की शक्ति किसमें है? मांस धातु। शरीर को आकार और स्थिरता प्रदान करता है कौन? मांस। मांस हमारे शरीर को स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर दोनों देने का कार्य करता है। हमारे अंगों को ढकना और संरक्षण देना। हमारे ऑर्गन्स को ये कवर करके रखता है, उसको ढकता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। शारीरिक बल और गति में सहायता। हमारे शरीर में जितना मांस होगा, जितना पहले तो जितना रक्त होगा उसी हिसाब से मांस बनेगा। जिस हिसाब से मांस बनेगा उसी तरह से व्यक्ति मजबूत होगा, ताकतवर होगा, उसके पास बल होगा। शरीर की संरचनात्मक मजबूती बनाए रखना। ये शरीर का स्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत बनाए रखने का कार्य कौन करता है? मांस करता है। आधुनिक दृष्टि से इसकी तुलना मसल्स टिश्यू से की जा सकती है। जो हमारी बॉडी के मसल्स टिश्यू हैं वो क्या है? मांस। इसकी कमी से, अगर ये शरीर में इसकी क्षीणता हो जाए, इसकी कमी हो जाए, तो मांसपेशियों की कमजोरी, अगर ये मांस कम हो जाए, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, शरीर क्षीण हो जाएगा, शरीर दुबला होने लगेगा, शरीर दुबला होने लगेगा। शारीरिक शक्ति में कमी आ जाएगी, स्ट्रेंथ में, स्टेबिलिटी में कमी आ जाएगी। अगली धातु है मेद। कौन सी है? मेद। मेद रिप्रेजेंट एडिपोज और फैटी टिश्यू। मेद किसको रिप्रेजेंट करता है? ये धातु फैटी टिश्यू को रिप्रेजेंट करती है। मेद वसा को रिप्रेजेंट करता है। इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन, इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज। यह शरीर में चिकनाई बनाए रखता है, तापमान को नियंत्रित करता है। इंसुलेशन, तापमान को नियंत्रित करता है और ऊर्जा जमा रखता है। फैट क्या करता है? ये ऊर्जा, एक हिसाब से हमारे शरीर की स्टोरेज एनर्जी है, ये स्टोरेज एनर्जी है फैट, मेद। ये चौथी धातु है। मेद धातु शरीर में स्निग्धता और ऊर्जा संचय से संबंधित है। शरीर में चिकनावट और ऊर्जा को स्टोर करने का काम कौन करता है?
मेद धातु करती है। शरीर में स्नेहन और चिकनाई बनाए रखना, ये क्या करता है, हमारे शरीर में स्नेहन यानी लुब्रिकेशन और सेंसेशन कह सकते हैं, बनाए रखता है। ऊर्जा का संचय करता है। ऊर्जा जब शरीर, जैसे मान लीजिए आप स्वस्थ हैं, अगर अचानक से बीमार हो जाएं तो ये क्या करता है, इमरजेंसी कंडीशन के लिए एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अगर अचानक से बीमार हो गए या कई बार ऐसा हुआ आप कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ खाना नहीं खा पाएंगे, पूरा दिन हो गया खाना नहीं खा पाए, तो ये शरीर में एनर्जी आती कहाँ से है, तब ये शरीर अपने जो हमारा स्टोर हाउस है, जो एडिपोज टिश्यू हैं, जो फैट है, यहाँ से फिर हमारा शरीर एनर्जी लेना शुरू कर देता है, ऊर्जा लेना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा स्टोर रहती है। शरीर को सुरक्षा और कुशनिंग प्रदान करता है। शरीर को एक तो सिक्योरिटी देता है, हमारी मतलब जो भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनमें कोई नुकसान ना पहुँचे, मजबूत रहें, सुरक्षित रहें। और कुशनिंग मीन्स ये जो शरीर में कुशन होता है ना, कुशन किसको बोलते हैं, तकिया हो गया आपके, क्या बोलते हैं, स्पंजी टाइप का, कुछ कुछ वैसा ही मतलब, तो ये कुशन का कार्य करता है। मतलब शरीर में ये है, इसको दबाएंगे तो ये दबता है, और ये शरीर की त्वचा और अन्य ऊतक में उचित स्निग्धता बनाए रखता है। शरीर की त्वचा में, अन्य ऊतकों में स्निग्धता बनाए रखता है। ये क्या करता है, स्निग्धता यानी चिकनाई या मुलायमपन, या शरीर में उचित तैलीय नमी, जो शरीर में चिकनावट वगैरह है, ये बनाए रखने का कार्य करता है। कौन, मेद। और कुशनिंग मतलब गद्दा, कुशनिंग मीन्स जैसे बताया था ना, गद्दा का झटका लगे कोई शरीर में, जैसे झटका लग गया, झटके से बचाता है हमारे ऑर्गन्स को, हमारे शरीर को, हमारी स्पाइन को, हमारी बोन को झटके से बचाने के लिए गद्दे की, जैसे गद्दा होता है उसकी तरह से सुरक्षा का काम करता है ये हमारे शरीर में। और चिकनाई देता है, ऊर्जा स्टोर करता है। मेद शरीर में अत्यधिक वसा, स्थूलता आदि से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी मोटापा वगैरह आ जाता है अगर ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाए। इसकी कमी से अगर ये नहीं है शरीर में तो अत्यधिक रुक्षता और कमजोरी जैसी स्थितियाँ हो सकती हैं। तो इसकी कमी से भी दिक्कत है, और ये ज़्यादा बढ़ जाए तो आजकल फैट ही तो बढ़ रहा है, सभी को बॉडी फैट बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, लेकिन उस मोटापे में ऊर्जा नहीं है। उस मोटापे में, ये मोटापा जो है वो आजकल के खान पान के हिसाब से दूसरे वे में बढ़ गया है, जो शरीर के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज पे बात करेंगे। ठीक है क्लास, ओके, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।